हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 2 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने एशिया कप हॉकी 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जापान को इन्होंने इस मैच में हराया है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड परम अनंता सुपर कंप्यूटर, इसको आईआईटी गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया। एसबीआई की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिसर्च रिपोर्ट है इकोरैप, इसने कहा है कि भारत की फिजिकल ईयर 22 में जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 8.2 से 8.5% के बीच में रहेगी। इंडिया एंड यूएई ने क्लाइमेट एक्शन पर कोऑपरेशन के लिए बायलैटरल एक एमओयू साइन किया है। आपको जानना चाहिए दिल्ली कस्टम्स ने प्रोजेक्ट निगाह लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इनोग्रेट किया है। ग्लोबल पेरेंट्स डे ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। नटराजन सुंदर इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये 2021-22 में यदि हम लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में टॉप परफॉर्मर रहा है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने स्पाइस जेट पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है फॉर यूजिंग अ फॉल्टी सिमुलेटर टू ट्रेन इट्स पायलट्स। डियोलाइट ने IIT रुड़की के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये नेक्स्ट जनरेशन AI टैलेंट बिल्ड करने पर कार्य करेंगे। इजराइल ने किसी भी अरब देश के साथ फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और ये साइन किया इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के साथ, UAE के साथ। ISSF वर्ल्ड कप, जहां भारत की श्रेया अग्रवाल, इलावेनिल वलारिवन और रमिता ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, ये बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ है। रूबेन ऑस्लैंड की जो ये एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, तो इसे 75th कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर अवार्ड दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर, इन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में कशाबा जाधव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इनोग्रेट किया है। चलिए अब 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। साउथ कोरिया डिफीटेड विच कंट्री इन फाइनल टू विन द 2022 मेंस हॉकी एशिया कप। पूछ रहे हैं कि 2022 पुरुष हॉकी एशिया कप जीतने के लिए दक्षिण कोरिया ने फाइनल में किस देश को हराया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मलेशिया। तो देखिए, साउथ कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से फाइनल में हराकर 2022 मेंस हॉकी एशिया कप जीत लिया है और ये जो एशिया कप हुआ है ये इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। आपको जानना चाहिए, ये जो कप है हॉकी एशिया कप, ये साउथ कोरिया ने 5th टाइम जीता है। इससे पहले 1994, 1999, 2009 एंड 2013 में भी साउथ कोरिया इसे टाइटल को जीत चुका है। बाकी हम देख चुके हैं कि इसी इवेंट में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ब्रॉन्ज इंडिया के पास हो गया, गोल्ड साउथ कोरिया के पास हो गया और सिल्वर किसके पास हुआ, मलेशिया के पास। देखिए, हर महीने स्पोर्ट्स से संबंधित कई सारे करंट अफेयर्स हो जाते हैं, तो आप एक अलग से एक सेक्शन बनाइए अपने नोटबुक में, जहाँ पर करंट अफेयर्स जो स्पोर्ट्स से संबंधित है उनको आप नोट करते रहें, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। कभी एशिया से संबंधित, कभी हॉकी एशिया आ जाता है, कभी कोई एशिया बैडमिंटन आ जाता है, इस तरह के इवेंट आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है।
कभी कोई जूनियर वर्ल्ड कप आ जाता है, किसने जीता, इस तरह से चीज़ें आती हैं, तो आप एक अलग सेक्शन बना लीजिए नोटबुक में। और इसी से संबंधित एक वीडियो भी पब्लिश हुई है जिसमें ये आपको बताया गया है मेरे द्वारा कि किस तरह से आप करंट अफेयर्स को याद रख सकते हैं। तो पब्लिश हो चुकी है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। वो उसका टाइटल भी यही है कि करंट अफेयर्स को कैसे याद रखें। तो जिन्होंने नहीं देखी उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा यदि किसी को करंट अफेयर्स याद रखने में कठिनाई होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। FIEO in partnership with which company has designed and developed the Indian Business Portal? FIEO ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में इंडियन बिजनेस पोर्टल को डिजाइन और विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ग्लोबल लिंकर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, इन्होंने इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन बायर्स के लिए। आपको जानना चाहिए FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने ग्लोबल लिंकर के साथ मिलकर इस इंडियन बिजनेस पोर्टल को डिजाइन एंड डेवलप किया है। तो जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और जो फॉरेन बायर्स हैं, तो उनको कई सुविधा ये पोर्टल प्रोवाइड कराता है। PM नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द गरीब कल्याण सम्मेलन इन विच सिटी? PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो सरकार है इसके 8 साल पूरे होने पर ये सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, PM किसान स्कीम, इसके तहत 11th इंस्टॉलमेंट भी रिलीज की है। तो पूछा जाएगा कि कहाँ पर की, तो शिमला में 11th इंस्टॉलमेंट को जारी किया गया है। ये तो पूरे देश में मतलब जारी की गई, पर इवेंट क्या रहा? शिमला में जो गरीब कल्याण सम्मेलन रहा यहाँ पर। साथ ही PMO के अगर माने तो इन्होंने कहा है कि 21,000 करोड़ रुपए इस 11th इंस्टॉलमेंट के साथ जो है बेनिफिशरीज, जो 10 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए PM किसान के बारे में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसमें 6,000 रुपये पर एनम पर फैमिली दिया जाता है। जो फार्मर्स फैमिली है उनको हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हर चौथे महीने दिए जाते हैं 2,000 रुपये ईच। तो हर चौथे महीने 2,000 रुपये देते हैं और साल में कितने हो जाते हैं? 6,000। तो 3 यहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। What was the collective profit of 12 state-owned banks during 2021-22? 2021-22 के दौरान 12 PSU बैंकों का सामूहिक लाभ कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 66,539 करोड़ रुपीस। चलिए जानते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नेट प्रॉफिट है ये डबल हो चुका है। आपको बता दें, जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने 2021-22 में जिनका कलेक्टिव प्रॉफिट रहा, सबका मिलाकर अगर हम प्रॉफिट देखें तो 66,539 करोड़ रुपए का रहा है। जबकि फाइनेंशियल ईयर जो 21 है इसमें 31,816 करोड़ रुपए था और फाइनेंशियल ईयर 22 में कितना रहा आपका? 66,539। तो यानी कि 110% का बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। आपको बता दें, जो फाइनेंशियल ईयर 21 है इसमें केवल 2 ही पब्लिक सेक्टर बैंक को ने जो है लॉस रिकॉर्ड किया है। ये कौन कौन है? सेंट्रल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। आपको बता दें कि ये फिजिकल ईयर 21 की बात कर रहे हैं हम, है ना? जो 21 की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने यहाँ पर लॉस रिकॉर्ड किया था। जबकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें यानी कि 2021-22 की, तो यहाँ पर जो 12 जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इन सभी ने प्रॉफिट दर्ज किया है कितने का? 66,539 करोड़ रुपए का। आपको बता दें, अगर हम बैंक वाइज देखें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने दर्ज किया, तो SBI ने किया है। इसने 31,675 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि टोटल प्रॉफिट का 47% है। उसके बाद फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने 7,272 करोड़ रुपए किया, यानी कि 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट। उसके बाद कैनरा बैंक है। लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट बैंक से पीछे ही है, क्योंकि प्राइवेट बैंक का जो नेट प्रॉफिट रहा ये 91,000 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि पिछले
इस साल से 29% ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा HDFC बैंक ने प्रॉफिट दर्ज किया 36,961 करोड़ रुपए। उसके बाद ICICI बैंक आता है, फिर एक्सिस बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, फिर इंडसइंड बैंक और फिर फेडरल बैंक। The Defense Ministry signed a contract worth rupees 2,971 crore with which company to procure अस्त्र मिसाइल्स। रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र मिसाइलों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2971 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर 2971 करोड़ रुपए की एक डील साइन की है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है ये अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है प्रोवाइड कराएगा। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। आपको बता दें जो ये अस्त्र मार्क 1 BVR AM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल है, इसको इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। बाकी आप जानते हैं कि जो BDL है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में। Group Captain Varun Singh of the Indian Air Force was posthumously awarded which gallantry award for successfully landing the LCA at the Hindon Air Base in 2020 despite it developing a major technical snag? IAF ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत 2020 में हिंटन एयर बेस पर LCA को सफलतापूर्वक उतारने के लिए किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शौर्य चक्र। तो बात हो रही है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की। तो देखिए 2020 में क्या हुआ, जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है तो इसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया था। टेक्निकल स्नैग मतलब टेक्निकल खराबी कुछ हो गई थी, उसके बाद भी इन्होंने हिंटन एयरबेस पर इसको सफलतापूर्वक लैंड करा दिया था LCA को। तो उसी के लिए इन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया है? शौर्य चक्र दिया गया है। तो ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह। लेकिन आपको बता दें कि अभी लास्ट सितंबर में जो ये हादसा हुआ चॉपर क्रैश का, जिसमें कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत, उनकी भी वहाँ पर देहांत हो गया, तो उसमें वरुण सिंह भी शामिल रहे। तो इन्होंने हिम्मत तो लड़ी है ना, हिम्मत दिखाई, लेकिन बाद में ये जिंदगी की जो रेस है उसको हार गए। बाकी बात करें शौर्य चक्र की, तो एक कंट्री का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और ये दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। अच्छा, आपको बता दें जो ये कैप्टन वरुण सिंह है ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो वो चॉपर क्रैश हुआ था ना उसमें जो केवल सरवाइव कर चुके थे, यानी कि जो जिंदा बचे थे। हालांकि कुछ दिन ही रहे वो, उसके बाद इनका भी फिर देहांत हो गया। बाकी आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कीर्ति चक्र भी दिया है पोस्टमसली। ये कीर्ति चक्र इंडिया का 2nd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री मेडल है। ये जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को दिया गया है। बाकी 14 शौर्य चक्र दिए गए, 13 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए गए और 29 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए गए। Which Pakistani film won the jury prize in the uncertain regard section of the 75th Cannes Film Festival, becoming the first ever film from the subcontinent to bag the award? किस पाकिस्तानी फिल्म ने 75वें कान फिल्म महोत्सव के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में जूरी पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार पाने वाली उपमहाद्वीप की पहली फिल्म बन गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, जॉयलैंड। तो पाकिस्तानी फिल्म है जॉयलैंड, इसको लिखा और डायरेक्ट किया है सैम सादिक ने। तो इसने 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में जूरी प्राइज जीता है और ये सब कॉन्टिनेंट में ये प्राइज जीतने वाली पहली फिल्म बन गई है। सब कॉन्टिनेंट मतलब जो ये कंट्रीज़ है ना, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इनको कहते हैं सब कॉन्टिनेंट में आती हैं सभी कंट्रीज़। क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये पॉलिटिकली और जोग्राफिकली जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उससे थोड़ा सा जो है एक अलग सा बनता है, एक अलग सा पार्ट बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। उससे डिफर करता है पॉलिटिकली भी और जोग्राफिकली भी। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एट हाउ मच बिलियन US डॉलर? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
पूछ रहे हैं कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में अपना अब तक का सबसे अधिक कपड़ा और परिधान निर्यात दर्ज किया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 44.4 यूएस बिलियन डॉलर। चलिए देखते हैं। तो भारत ने यहाँ पर जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इसमें टेक्सटाइल्स एंड अपैरल जो एक्सपोर्ट है वो दर्ज किया है 44.4 बिलियन यूएस डॉलर का, और ये जो आंकड़े हैं ये अब तक के सबसे अधिक हैं। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है इसमें 41% की वृद्धि देखी गई है, जबकि फिस्कल ईयर 20 में 26% की वृद्धि देखी गई थी। अच्छा, भारत ने सबसे ज़्यादा किसको एक्सपोर्ट किया है? टेक्सटाइल्स और ये जो अपैरल शिपमेंट है ये किया है यूएसए को, उसके बाद यूरोपियन यूनियन को, फिर बांग्लादेश को और फिर यूएई को। विच बैंक हैज़ चोजन जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज इट्स जॉइंट वेंचर पार्टनर टू ऑफलोड 49,000 करोड़ ऑफ बैड लोन्स? किस बैंक ने जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में 49,000 करोड़ रुपए के बैड लोन्स को उतारने के लिए चुना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यस बैंक। जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यस बैंक ने यहाँ पर जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को चुना है, जो इसके पास बैड लोन्स हैं 49,000 करोड़ रुपए के जो बैड लोन्स हैं यस बैंक के पास, ठीक है। तो उसको किस तरह से उसकी भरपाई की जाए, किस तरह से उनको पाया जाए, है ना। तो इन बैड लोन्स को ये जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचेगा, और बाकी उसके बाद फिर इस कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी कि वो किस तरह से इसकी रिकवरी करे इस पैसे की। बाकी आप जानते हैं यस बैंक के बारे में, एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली फ्लैग्ड ऑफ अ न्यू पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस। इट विल कनेक्ट विच टू सिटीज? भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से एक नई यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यह किन दो शहरों को जोड़ेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यू जलपाईगुड़ी विद ढाका। तो देखिए, इंडिया और बांग्लादेश ने एक नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी पैसेंजर ट्रेन रहेगी, और इसको इनॉग्रेट किया गया वर्चुअली, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजन के द्वारा। आपको बता दें ये बाई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन रहेगी, और ये नॉर्थ बंगाल में जो न्यू जलपाईगुड़ी है इसको बांग्लादेश के ढाका से कनेक्ट करेगा। 513 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करने वाली है। नेम द फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर हु हैज़ जॉइंड द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य का नाम बताइए जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में शामिल हो गए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मृदुल सागर। अच्छा, इस बार जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हुआ उसमें इस तरह की फुल फॉर्म बहुत पूछी गई थी, 2 बार तो पूछी गई है एक शिफ्ट में। जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे NCAER हो गया, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से आपको ये याद रखनी चाहिए। जो इस तरह के थिंक टैंक होते हैं या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई कॉलेजेस होते हैं, तो इस तरह की आपको याद रखनी चाहिए, इकोनॉमिक से संबंधित हो, है ना, जो इकोनॉमिक स्टडी करते हो वो सब। तो देखिए, फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर है मृदुल सागर। इन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER को इन्होंने ज्वाइन किया है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर रह चुके हैं और इनके द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के हिसाब से। बाकी आपको बता दें कि जो ये NCAER है ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो कि अपने रिसर्च और डेटा कलेक्शन से जो पॉलिसी मेकिंग है उसको आसान बनाता है। अच्छा, NCAER को ज्वाइन करने से पहले जो ये मृदुल सागर हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और 30 अप्रैल को ये रिटायर हुए हैं। Which state's investment promotion agency Guidance signed an MOU with German agency Hannoverim Plus GmbH to boost trade? किस राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जर्मन एजेंसी हनोवरिम प्लस GmbH के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है गाइडेंस, इसने एक MOU साइन किया है जर्मन एजेंसी हनोवरिम प्लस GmbH के साथ। किस लिए? जो
बायलैटरल टाइज हैं जर्मनी के साथ, उनको बढ़ावा देने के लिए, जो ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए। Who has been appointed by the central government as part-time member of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)? केंद्र सरकार द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, पंकज शर्मा। तो पंकज शर्मा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, इनको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA में पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें PFRDA बोर्ड में ये वंदिता कौल की जगह लेंगे। अच्छा, जो ये PFRDA इसमें एक चेयरमैन होते हैं, बाकी 3 होल टाइम मेंबर होते हैं और 3 होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। अब जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं ये होने तो 3 चाहिए, लेकिन अभी 2 ही हैं। एक तो पंकज शर्मा ही हो गए और दूसरे हैं जॉर्ज मैथ्यू। Which of the following has become the first major metropolitan city in India to make a detailed biodiversity register? निम्नलिखित में से कौन विस्तृत जैव विविधता रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला प्रमुख महानगर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कोलकाता। तो कोलकाता फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है भारत में जिसने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया है। तो 520 पेज लॉन्ग डॉक्यूमेंट में 399 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं और 283 फौना स्पीसीज हैं। PM Narendra Modi has announced how much rupees per month for children who lost parents to COVID-19? PM नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 4000 रुपीज। तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जो भी चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं उनकी डेली नीड्स के लिए 4000 रुपये हम उनको प्रोवाइड कराएंगे वेरियस स्कीम्स के थ्रू। साथ ही जब उनकी एज 23 ईयर्स की हो जाएगी तो 10 लाख रुपीज़ की असिस्टेंस भी उनको दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस। 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी उनको दी जाएगी जब वो स्कूल में होंगे। अब किस तरह से दी जाएगी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अब हम लोग तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमको पता है। अब कई बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं पता है। इसकी प्रक्रिया क्या है ये नहीं पता है, किस तरह से मिलेंगे इस बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो देखने में तो अच्छी लगती हैं पर किस तरह से ये जो रियल बेनिफिशरीज हैं उनके पास जाएगी ये बताना मुश्किल है। इसमें भी क्योंकि लोग धांधली कर जाते हैं, फर्जी कागज़ वगैरह बनवा लेते हैं और बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए 30 मई 2022 को नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने 8 साल पूरे कर लिए हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ वार ऑफ लंका? आंसर इज अमीश त्रिपाठी। विच कंट्री हैज़ द करंट चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स? चाइना। स्कोर्स इज अ वेब बेस्ड कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम ऑफ विच एजेंसी? आंसर इज सेबी। तो इसका फुल फॉर्म स्कोर्स का है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। विच टू कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन Nagorno-Karabakh conflict? Answer is Armenia and Azerbaijan. While the current IPL season ended with the victory of Gujarat Titans, which batsman finished as the highest run scorer of the tournament? Answer is Josh Butler. राजस्थान रॉयल्स से हैं ये। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? What is the full name of singer KK who passed away recently? In what year was the Copyright Act under the Constitution of India enacted? Bhim Singh, who passed away on May 31st, was the founder of which political party in Jammu and Kashmir? Which state emerged as the champions of the 12th Hockey India Sub-Junior Men National Championship 2022 after defeating Jharkhand 3-0 in the final of the tournament which was held in गोवा? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब जैसे ये 5th क्वेश्चन है तो इसको भी आपने जो अलग सेक्शन बनाना है आपको अपनी कॉपी में एक स्पोर्ट्स का, उसमें ऐड कीजिएगा। इस तरह से आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स याद रहेंगे और ये क्योंकि ये पूछा भी जाता है, स्पोर्ट्स सेक्शन करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो आप जरूर बताइएगा, फर्स्ट का ही बता दीजिएगा। ये तो नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।